मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इज इजी पे स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 के लिए टॉपिक रखे हैं और वह आपका एस.सी. वर्मा बुक जो ओल्ड बुक है उससे हम लोग रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स जो कि चैप्टर 3 में है, आपका ओल्ड बुक में है और उसका प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तो विराम और गति से संबंधित जो भी बेसिक परिभाषा था आपका इसके पहले के वीडियो में हम आप लोग को करवा चुके हैं, जिसमें कि आप लोग को रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट दे दिए, विराम और गति का परिभाषा भी आप लोग को करवा दिए हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब का भी कंसेप्ट दे दिए हैं, पोजीशन वेक्टर का काफ़ी अच्छा तरह से आप लोगों को कंसेप्ट बता दिए। और इससे पहले आप लोग का वेक्टर का 13-14 लेक्चर हो चुका है जो कि सबसे आपको इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। तो आपके पास क्लास 11 के स्टूडेंट्स के पास अगर आप शुरुआत कर रहे हैं या आप नया व्यूअर हैं, पहली बार आप यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो आपको वहाँ वेक्टर का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पे जाइएगा और पूरा वेक्टर को अच्छा से वीडियो को पर डे 1-2 वीडियो करके आप उसको अच्छा से देखिए, नोट कीजिए। और वेक्टर में हम और भी प्रॉब्लम आपका करवाएंगे, एस.सी. वर्मा से लगभग सारा प्रॉब्लम वेक्टर का करवाएंगे और साथ में हम आगे का काम भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में रेस्ट एंड मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स, जो कि ध्यान दीजिएगा एस.सी. वर्मा का जो ओल्ड बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 उससे हम करवाएंगे। और रीज़न है ओल्ड बुक से करवाने का कि उस बुक का जोड़ का कोई बुक अभी तक नहीं आ पाया, यानी कि खुद प्रोफेसर एस.सी. वर्मा भी कोशिश किए कि उसका और बेहतर संस्करण निकाले, आपका आया भी उसका नेक्स्ट एडिशन भौतिकी की समझ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लेकिन उस बुक की बराबरी वह खुद भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि यह एक संजोग है या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम इतना अच्छा बन जाता है कि खुद उस काम को करने वाला भी दोबारा वह काम नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूँकि देखो अभी आप लोग का क्लास 11 का वीडियो हम वाकई में कम डाल पा रहे हैं, हालांकि मटेरियल काफ़ी है आपके पास पढ़ने के लिए। नए स्टूडेंट के लिए वेक्टर का कंसेप्ट अच्छा से लिखिएगा, फिर चैप्टर 0 में बेसिक मैथ वगैरह का भी हम वीडियो डाले हैं। तो चैनल पे हमने वीडियो डाला है, लेकिन जैसे 12 का भी लगातार एक वीडियो कम से कम पर डे डाल रहे हैं, तो उस तरीके से क्लास 11 का वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं। और थोड़ा सा रीज़न यही है कि चूँकि 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम है, उन लोग को लैंग्वेज परिभाषा सारा चीज़ लिखना है, तो वह काम हम पहला प्राथमिकता पर अभी रख रहे हैं और थोड़ा सा वो लोग जागरूक भी है। जबकि 11 के स्टूडेंट अभी तक भी हमको लगता है कि उतना ज़्यादा एक्टिव आप लोग अभी भी नहीं है, तो उतना हमको मज़ा भी नहीं आता है, लेकिन काम तो हम लोग को करना ही है। और क्लास 12 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास 11 ही है, और हमको खुद आप लोग को पढ़ाने में 12 से ज़्यादा मज़ा 11 को ही पढ़ाने में आता है। कारण है कि चूँकि 11 में आपको बोर्ड वगैरह देना नहीं है, तो हम भी फोकस आप लोग का मेन रखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। मतलब हम आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके, यह फोकस हमारा रहता है। जैसे अभी आपका हम चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, तो रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स जो कि प्रोफेसर एस.सी. वर्मा के ओल्ड बुक से हम सारा प्रॉब्लम 1 बाय 1 करवाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि मज़ेदार बात आप लोग के साथ क्या होगा कि हम रिवर्स चलेंगे। यानी कि जनरली क्या होता है कि पहले टीचर आए, थ्योरी लिखाए, सारा उसका निकाले, डेरिवेशन निकाले, और उसके बाद प्रॉब्लम पे जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम करवाते हैं। और हम बिल्कुल उल्टा आप लोग के साथ करेंगे, हम प्रॉब्लम करवाएंगे और प्रॉब्लम से ही आप लोग देखिएगा कि आप लोग का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बन जाएगा, जितना आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा जितना कॉन्सेप्ट आपका हम प्रॉब्लम करवा के क्लियर कर देंगे। तो
वीडियो आप पूरा देखिए और थोड़ा सा पेशेंस तो आप लोग को भी रखना पड़ेगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जब भी वीडियो देखिए आप कमेंट कीजिएगा, उसी से हमको पता चलेगा कि मेरा काम सही जगह पे जा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, किन लोगों को और कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है तो वह भी ज़रूर हमसे शेयर कीजिए। तो बेसिक चीज़ यही कहेंगे कि हम आप लोग को प्रॉब्लम से थ्योरी क्लियर करेंगे। और 11 देखो पढ़ने का मेन उद्देश्य भी आप लोग का यही है। जनरली जिसको 12 पास करना है तो वह पूरा फोकस आपका 12 पे रखेगा, लेकिन जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, IIT, मेडिकल, नीट, इन सब का जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ पे तो आपका 11 का वैल्यू बढ़ जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं न्यूमेरिकल वगैरह तो 11 का काफ़ी वेटेज है। यानी कि अगर 11 आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है और ख़ास के न्यूमेरिकल वगैरह, तो फिर आपको कंपटीशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग के नीड के अकॉर्डिंग जैसा आप लोग का ज़रूरत है, चूँकि 11 की ज़रूरत भी आपको किस चीज़ के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। तो हम पढ़ा भी उसी हिसाब से रहे हैं बिल्कुल कि हम प्रॉब्लम ही आप लोग को सीधा आज से आपका लगातार हम पहले कोशिश करेंगे रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम करवा ले, फिर बीच में आपका वेक्टर का भी डालेंगे। और थ्योरी के लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, जितना ज़रूरी था लगभग वह हम दे चुके हैं। तो जल्दी से हम लोग अपना काम शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा आज पहले रिवीजन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। जैसे मोशन इन वन डायमेंशन आपका टॉपिक था, तो उसमें विराम और गति में तो कोई समस्या है नहीं कि कोई भी वस्तु है किसी रेफरेंस फ्रेम की तुलना में, हमेशा यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको कोई रेफरेंस फ्रेम के तुलना में ही गति का वर्णन करना है, नहीं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमेशा कहे हैं अब से जब भी प्रॉब्लम कीजिएगा सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस तरह से अपना x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस जो भी हो चुन लेते हैं। अब अगर कहे थे कि कोई पॉइंट है किसी समय T1 पे, मान लीजिए कि बिंदु P पर था और किसी समय T2 पर बिंदु Q पर आ गया, तो बिंदु P क्या है, कोई पॉइंट है जिसका कि पोजीशन वेक्टर हमने कर लिया था कि R1 मान लीजिए। तो किसी समय T1 पर अगर बिंदु P पर था, कुछ समय पश्चात यानी समय T2 पर बिंदु Q पर चलाया, इसका पोजीशन वेक्टर कहे थे R2 मान लीजिए। तो इस रेफरेंस फ्रेम की तुलना में अगर आप देख रहे हैं कि गुजरते हुए समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, बिंदु P पर था, अब कहाँ चलाया, बिंदु Q पर चलाया, मतलब क्या है, वस्तु विराम में नहीं है, वस्तु क्या है, मोशन में है। और अगर परिवर्तन नहीं रहता तो कहते वस्तु विराम में है। अब यहाँ पे दो चीज़ का कंसेप्ट है कि P से Q तक आया तो किसी भी रास्ते से आ सकता होगा, तो जो वास्तविक रास्ते की लंबाई होगी उसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे या डिस्टेंस कहेंगे, जो कि एक अदिश राशि है, उसको दिशा से मतलब नहीं है। लेकिन P से Q के बीच जब विस्थापन की बात आएगी तो क्या किए, P से Q को सीधा एरो से मिला दिए, इसी को कह दिए डेल्टा आर। और यह डेल्टा आर यानी कि वेक्टर पी क्यू यह आपका क्या है, विस्थापन सदिश है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ट्रायंगल लॉ से हम निकाल भी दिए थे, क्या निकाले थे, तो वेक्टर R1 प्लस डेल्टा आर, चूँकि यह देखो टेल हेड यानी कि ये दोनों समान क्रम में था और त्रिभुज की दो भुजा पे था, तो त्रिभुज का तीसरा भुजा क्या दे देगा, तो R1 और डेल्टा आर का रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि R1 प्लस डेल्टा आर बराबर निकाले थे R2, और यहाँ से डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया था, R2 माइनस R1। तो यह हमारा क्या था, विस्थापन का कंसेप्ट था, जिसको कि कहेंगे डिस्प्लेसमेंट।
तो विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और इसका क्या है, तो कुछ निश्चित परिमाण है, यानी यह तीर की जो डेल्टा तीर या पी क्यू जो है वेक्टर, तो इसका लंबाई जो है यह विस्थापन का मैग्नीट्यूड है और तीर का नोक जिस दिशा को बता रही है या पी की लॉन्ग या उसका क्या है, डायरेक्शन है। यह सब हम लोग अच्छा से डिटेल में पढ़ चुके हैं। केवल कंटिन्यूटी के लिए हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग लगातार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम से ही आपका कंसेप्ट आते चला जाएगा। तो जब हमने विस्थापन पता कर लिया तो वेलोसिटी v बराबर क्या होता था, तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें, इसको भी कह देते हैं, तो चेंज इन पोजीशन, जो कि क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्थिति में परिवर्तन क्या दे दिया, विस्थापन। और जैसे इसमें कह दीजिएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर। और जब भी दर निकालते हैं क्या करते हैं, समय अंतराल से भाग दे देते हैं। तो डेल्टा आर में समय अंतराल क्या हो गया, तो यहाँ T1 और T2 क्या हो गया, समय अंतराल डेल्टा टी बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। पहले भी चर्चा कर लिए इसका हम लोग। तो जब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर में समय अंतराल डेल्टा टी से भाग दे दिए, क्या मिल गया आपको, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और इसी में आप लोग को कहते कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है तो इसी में हम लोग ले लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। और इसी के लिए अब सिंबल बदल के डेल्टा आर बटे डेल्टा टी के जगह पे हो जाता है डी आर बटे डी टी। और इसी को कहता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग इंग्लिश में इसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या तात्क्षणिक वेग। तो कुछ नहीं है, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग दे दिए, क्या मिल गया हमको, तो एवरेज वेलोसिटी मिल गया। और यह समय अंतराल डेल्टा टी को क्या कर दिए, बिल्कुल टेंडिंग टू 0 कर दिए, एक स्मॉल एकदम छोटा कर दिए। तो यही सिंबल आपका डेल्टा आर बटे डेल्टा टी बदल के क्या हो गया, डी आर बटे डी टी। केवल सिंबल है और डी आर बटे डी टी का मतलब है कि समय अंतराल डेल्टा टी क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, बिल्कुल छोटा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका क्या हो गया, डी आर बटे डी टी। अगर इसका यूनिट होगा तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, तो ऊपर दूरी नीचे समय, दूरी के लिए क्या हो गया मीटर या विस्थापन के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहीं पे आपका अगला कंसेप्ट आ रहा है त्वरण का या एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो देखो सब एक दूसरे से रिलेट होते जाएगा। चेंज इन पोजीशन निकाले और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ले लिए, क्या मिल गया हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तात्क्षणिक वेग। बिल्कुल किसी क्षण वस्तु का वेग कितना है तो किसके बराबर होगा, डी आर बटे डी टी के बराबर होगा। अब फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर निकाल लेते हैं, यानी कि किसी क्षण वस्तु का टी समय पर मान लेते हैं वेलोसिटी v1 है और कुछ समय बाद उसका वेलोसिटी बदल के v2 हो गया, t2 समय पे v2 हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, v2 माइनस v1, ठीक है। तो डेल्टा v बराबर क्या हो गया, v2 माइनस v1। और अगर हमको पूछेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन की दर कैसे निकलेगा? तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, औसत त्वरण की बात करें, तो सबसे पहले क्या चाहिए? तो वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन क्या हो गया? v2 माइनस v1, यानी किसी समय वेलोसिटी आपका क्या था? तो t1 समय पर v1 था, t2 समय पर v2 हो गया। तो पर चेंज वेलोसिटी में परिवर्तन क्या हो गया? v2 माइनस v1, और समय अंतराल क्या हो गया? तो t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, इसी को लिख देते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा टी। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सिंबल का खेल हो रहा है आप लोग का। देखिए, तो वेग में परिवर्तन की दर, तो सबसे पहले वेग में परिवर्तन निकाल लिए, क्या हो गया? v2 माइनस v1, और दर निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है? समय अंतराल से भाग देना है, यानी t2 माइनस t1 समय अंतराल है, भाग दे दिए। तो v2 माइनस v1 को डेल्टा v लिख रहे हैं, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन या औसत त्वरण क्या हो गया? डेल्टा v बटे डेल्टा t। और इसी में कुछ नहीं कीजिएगा, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो या तात्क्षणिक त्वरण निकालना हो, तो हम लोग ले लेंगे क्या? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और डेल्टा v बटे डेल्टा टी। डेल्टा v बटे डेल्टा की क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर है, और समय अंतराल डेल्टा टी को बहुत सूक्ष्म ले लिए, छोटा ले लिए, तो यही आपका बदल के हो गया dv बटा dt, और यही आपका क्या हो गया? तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, जिसको कि कहते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डिफिनीशन वगैरह का काम हमको इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। अगर तो कहेंगे कि त्वरण का मात्रा क्या होगा एक्सेलरेशन का, तो क्या हो रहा है? डेल्टा v बटे डेल्टा टी, यानी डेल्टा v आपका क्या है? तो वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन किस में होगा? मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे डेल्टा टी यानी कि समय अंतराल है, किस में होगा? सेकेंड में होगा। तो यह क्या हो जाएगा? तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड है, कैसे लिखेगा? मीटर बटा सेकेंड, और पहले से यह सेकेंड है, क्या हो गया? मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रा क्या हो गया? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है, मात्रक, उसको कैसे मानिएगा? तो ऐसा यूनिट मीटर हो गया। वेलोसिटी है, क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से एकदम सब लोग का क्लियर होगा। अब हम आपका कुछ इक्वेशन, जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 9th 10th में, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर u प्लस ए टी, तो वह सब फार्मूला भी आपका लिख देते हैं, चूँकि पहले पढ़े हैं आप। और हम लोग जो फार्मूला एक्चुअल में अभी यूज करेंगे, जो कि आपका मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, खास के प्रोजेक्टाइल मोशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से थोड़ा सा आप लोग लैग कीजिएगा, वहाँ पे पीछे रह जाएगा, क्योंकि वह अदिश फॉर्म में है। और वेक्टर हम लोग को पढ़ना ही है, वेक्टर पढ़ भी चुके हैं, तो वेक्टर का यूज करके उसी फार्मूला को हम वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि 1, 2 और 3 तीनों डायमेंशन में आपका काम करेगा। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि उस फार्मूला को लगाने के बाद आपका छूटेगा। तो आज का क्लास थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग अच्छा से समझिए, और बिल्कुल स्मूथली हम पूरा एससी वर्मा ही आप लोग का ख़त्म करवा देते हैं। और देखिएगा सारा थ्योरी भी, चूँकि एससी वर्मा बुक की खासियत यही है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वही कंसेप्ट है, और इतना सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रॉब्लम है। जैसे और भी बुक में इससे भी कॉपी करके प्रॉब्लम लिया है, या इससे मिलते जुलता भी लिया है, लेकिन यह जो प्रॉब्लम का ऑर्डर है
ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं कि एससी वर्मा बुक में जो प्रश्न का क्रम है, जैसे स्टार्ट किए, यानी कि एक्सरसाइज मेन रूप से सब लोग जानता है कि एससी वर्मा आपका क्या है, प्रॉब्लम बुक है, यानी इससे आप प्रैक्टिस करने के लिए है, प्रश्न क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लम से भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। कारण है कि क्वेश्चन जिस क्रम में यह देते हैं तो उस क्रम में अगर आप बनाइएगा, जैसे अभी आप लोग को करवाएंगे तो देखिएगा कि आपका एक एक चीज़, चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर हो, एक्सेलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, जो भी चीज़ जो थ्योरी है उसी क्रम में आपका प्रॉब्लम भी है। तो एकदम आपको प्रॉब्लम पढ़ने से ही आपको लगेगा कि एकदम अंदर तक आपका कॉन्सेप्ट भी आ गया, और एससी वर्मा बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी सबको पता है कितना बूस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, शुरू में यह हम रिवीजन करवा दिए आपको सारा अच्छा से। अब सीधा हम आपका इक्वेशन सब लिख देते हैं, उसको अच्छे से याद कर लेना है, और फिर प्रॉब्लम। शुरुआती क्लास थोड़ा सा स्मूथ होने में टाइम लगता है, खास के 11 में, चूँकि आप लोग नया रहते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको सारा चीज़ इकट्ठा करना रहता है, तो थोड़ा 1-2 क्लास आप लोग पेशेंस के साथ पढ़िएगा, फिर देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है सबको। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा के आप लोग को और इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग यह फार्मूला से परिचित होंगे, जैसे कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे S आपका क्या है, दूरी है, U क्या है, शुरू आती वेग, और ये आपका क्या है, त्वरण है, और T आपका है समय। तो यह फार्मूला आप लोग शुरू में पढ़ चुके हैं 9th-10th में, इसके विषय में काफ़ी अच्छा से आप लोग पढ़े होंगे। इसके अलावा भी पढ़े होंगे V बराबर U प्लस AT, यानी कि यहाँ पे क्या है, V अंतिम वेग, U आपका है शुरुआती वेग, और ये आपको पता ही है त्वरण है, T समय अंतराल है। तो एक फार्मूला यह आपका पढ़ा हुआ है 9th-10th का, दूसरा ये है। तीसरा में क्या पढ़े हैं, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, यह तीसरा इक्वेशन है। और इस पे आप लोग काफ़ी 9th-10th में प्रॉब्लम भी थोड़ा बहुत तो ज़रूर ही बनाए होंगे, इसका यूज़ किए होंगे। लेकिन हम आप लोग को कहेंगे कि 11 क्लास में इनमें से किसी का भी यूज आप नहीं कीजिए, या अगर इसका आदत आप लोग बना लिए हैं इन फार्मूला को यूज करने का, तो 1 डायमेंशन तक थोड़ा बहुत काम करेगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगा, प्रोजेक्टाइल वगैरह में काफ़ी इससे समस्या होगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि यह अदिश फॉर्म में है। तो हम केवल आज का क्लास, आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम केवल आपको आज फार्मूला लिख देते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, और वह बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि वह वेक्टर के फॉर्म में है। हमने उसमें पूरा वेक्टर का यूज किया है, और वह कभी फेल नहीं होगा, कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। केवल जैसे कैसे होता है कोई सॉफ्टवेयर में आप इनपुट डालते हैं, आउटपुट निकल जाता है, तो आप केवल फार्मूला का सही से यूज करना सीख लीजिएगा, तो कभी भी आपका प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। तो यह S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के जगह पे हम आपको देंगे x बराबर x0 प्लस VX0t प्लस हाफ AX टी स्क्वायर। थोड़ा सा शुरू में आप लोग को लगेगा, चूँकि आदत आपका हो गया होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करने का,
तो यहाँ पे यह वेक्टर के फॉर्म में है और बहुत आसान है। वेक्टर आपको कंपोनेंट वगैरह हम इसीलिए काफ़ी जोर दे के करवा भी दिए हैं कि अब इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे x बराबर क्या लिखे, x नॉट प्लस भी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब सिंबल का खेल देखिए, सारा टर्म आपके पास क्या है, एक टर्म x है, इसको इक्वेशन 1 रखिए। उसके बाद क्या है, x नॉट है, उसके बाद भी x नॉट है, उसके बाद ax है और t तो आपको पता ही है कि समय है, ठीक है। तो x को कहते हैं फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति, ठीक है। तो जैसे आपको पता है इस तरह से आप x एक्सिस बनाते हैं, y एक्सिस बनाते हैं, ओरिजिन है। तो कोई कण है, शुरुआत में मान लीजिए कि कोई कण यहाँ पे है, कुछ पोजीशन पे है, मान लो कि इसको कह लिए कि t बराबर 0 पे कोई कण कहाँ पे है, x बराबर x नॉट पे है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कण आपका ओरिजिन से ही चलना शुरू किए। तो यह जो x नॉट है यह क्या है, तो t बराबर 0 पे किसी पार्टिकल का पोजीशन है और किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है। तो x नॉट का मतलब क्या है कि जब वह कण चलना शुरू किया उस समय वह x एक्सिस पे कहाँ था, तो x नॉट पे था। और कुछ समय पश्चात मान लीजिए कि t समय के पश्चात वह कहाँ पहुँच गया, तो पोजीशन x पर पहुंच गया। तो यह x आपका क्या है, तो फाइनल पोजीशन है। ध्यान से देख लीजिए, t बराबर 0 पे कहाँ था, तो वह x नॉट पर था और t समय के बाद कहाँ पहुँच गया, x पर पहुँच गया। तो वही चीज़ x आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है, यानी कि अंतिम स्थिति है। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, नया चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार है। और यह एक चीज़ सीख लीजिए, अभी से आपका सारा समय का सरदर्द खत्म हो जाएगा, एक भी प्रॉब्लम आपका नहीं छूटेगा। तो x आपका क्या है, फाइनल पोजीशन या अंतिम स्थिति, और x नॉट क्या है, तो इनिशियल पोजीशन, या इसको क्या कहते हैं, शुरुआती स्थिति। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी समझने में। x क्या है, फाइनल पोजीशन, यानी t समय पर वह किस पोजीशन पर पहुंचा है उसका x कंपोनेंट है। उसी तरह से y बराबर लिख देंगे y नॉट प्लस भी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो वह y एक्सिस का बता देगा। x लिख रहा है मतलब यह किसका बता रहा है, x एक्सिस का बता रहा है। तो पहला टर्म आपका x था, x का मतलब हो गया फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति, और x नॉट का मतलब क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन यानी कि शुरुआती स्थिति। अब देख लो भी एक्स नॉट, ध्यान से समझिए, भी एक्स नॉट। तो कोई वेक्टर जैसे आपका लिखते थे कि वेक्टर ए है और इसका एक्स कंपोनेंट को क्या लिखते थे, एक्स लिखते थे, वाई कंपोनेंट को क्या लिखते थे, ए वाई लिखते थे, जेड कंपोनेंट को क्या लिखते थे, ए जेड लिखते थे। उसी तरह से अगर कोई वेक्टर है आपके पास, मान लो वेक्टर भी नॉट है, और भी और नॉट का मतलब ध्यान से समझिए, जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है, शुरुआत। तो भी में नॉट लगा दिए मतलब क्या हो गया, शुरुआती वेग। जैसे यहाँ पे शुरुआती वेग को क्या लिखते थे, u लिखते थे, लेकिन यहाँ पे u के जगह पे क्या कर रहे हैं, v नॉट लिख रहे हैं। और भी x नॉट का मतलब क्या हो गया कि शुरुआती वेग का क्या हो गया, x कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। ध्यान से समझ लीजिए, आज का क्लास हम पूरा एससी वर्मा वादा करते हैं एकदम अच्छा से आप खुद बना लीजिएगा, इतना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो भी एक्स नॉट का मतलब क्या हो गया, तो जिसमें भी नॉट, जीरो को क्या पढ़ रहे हैं, या जो जीरो लगा हुआ है इसको क्या पढ़ रहे हैं, नॉट पढ़ रहे हैं, और भी एक्स
नॉट मतलब शुरुआती वेग का एक्स कंपोनेंट निकालना आप लोग को अच्छा से सिखा चुके हैं। तो वी एक्स नॉट का मतलब क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे यहाँ पे u ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, v नॉट ले रहे हैं, यानी कि v नॉट का मतलब 0 लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया, शुरुआती वेग। और v x नॉट का मतलब क्या हो गया, तो शुरुआती वेग का x कंपोनेंट। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इसको क्या पढ़िएगा, शुरुआती वेग, जिसको कि v नॉट ले रहे हैं, का एक्स घटक। शुरुआती वेग का कंपोनेंट मतलब क्या होता है, घटक। तो शुरुआती वेग अगर v नॉट है तो v नॉट के x कंपोनेंट को क्या लिख दिए, वी एक्स नॉट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक उसी तरह से x में नॉट लगा दिए थे, 0 है, इसको क्या पढ़ रहे हैं, x नॉट पढ़ रहे हैं। तो x नॉट का मतलब क्या हो गया था, तो जब भी नॉट मतलब कि शुरुआती, तो x पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है, और नॉट लगा दिए मतलब यह क्या बता रहा था, शुरुआती स्थिति की शुरुआत में, यानी समय t बराबर 0 पे वस्तु कहाँ था, तो x बराबर x नॉट पर था। समय t पर वस्तु कहाँ चला गया, तो x पर चला गया। तो x आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है, अंतिम स्थिति है, और x नॉट क्या है, आपका शुरुआती स्थिति है। क्लियर है। और वी एक्स नॉट मतलब क्या हो गया, तो शुरुआती वेग, जिसको कि u के जगह पे अब हम क्या ले रहे हैं, वी नॉट ले रहे हैं। तो शुरुआती वेग का x कंपोनेंट या x घटक, अच्छा से माइंड में डाल लीजिए। और इसके बाद आपका बच रहा है ax, और ax क्या है, तो त्वरण का x घटक, या इसी को कहेंगे x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो अच्छा से सब लोग इसको माइंड में बैठा लीजिए। फार्मूला आपका क्या है, x बराबर x नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बिल्कुल s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह स्केलर फॉर्म में है, अदिश फॉर्म में है, जबकि फिजिक्स पूरा वेक्टर के फॉर्म में चलता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके जगह पे आप क्या यूज करेंगे, x बराबर x नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। कैसे हम बोल रहे हैं इस पर भी गौर कीजिएगा। x बराबर x नॉट, नॉट लगा हुआ है मतलब शुरुआती पोजीशन, प्लस वी एक्स नॉट मतलब शुरुआती वेग का x कंपोनेंट, और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर यानी त्वरण का x कंपोनेंट। तो अच्छा से आप लोग क्या कीजिएगा, अगला वीडियो मेरे डालने से पहले वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह अच्छा से रिवाइज कर लो। तो लिख ही दिए, x आपका फाइनल पोजीशन अंतिम स्थिति हो गया, x नॉट इनिशियल पोजीशन या शुरुआती स्थिति हो गया, और वी एक्स नॉट को क्या कर रहे हैं, तो x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या शुरुआती वेग v नॉट का x घटक, और ठीक उसी तरह से ax को क्या कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन या त्वरण का x घटक, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यह पहला आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए यह इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन आप लोग का, जैसे यह v बराबर u प्लस ए टी है, अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे वी एक्स बराबर वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स टी। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यह भी। यह आपका पहला इक्वेशन हो गया, x बराबर x नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ एक्स टी
टी स्क्वायर। और दूसरा v बराबर u प्लस ए टी जो यूज करते थे उसके जब आप क्या करेंगे तो वी एक्स बराबर वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स टी। तो यहाँ पे देखिए ए एक्स क्या है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, वी एक्स नॉट क्या है तो शुरुआती वेग वी नॉट का एक्स कंपोनेंट है। केवल यह वी एक्स, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, या इसी को कहेंगे अंतिम वेग भी का एक्स घटक। तो याद रहेगा सबको आसानी से, वी एक्स का मतलब जैसे इसमें भी लेते थे v बराबर u प्लस ए टी, में भी क्या था, अंतिम वेग था, लेकिन यह स्केलर फॉर्म में था, यह आपका क्या है, वेक्टर के फॉर्म में। देखो हम कंपोनेंट ले रहे हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, तो वी एक्स बराबर वी एक्स नॉट प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स का मतलब क्या है, तो अंतिम वेग अगर v है तो उसका x कंपोनेंट को क्या लिखते हैं, वी एक्स लिखेंगे। वी एक्स नॉट क्या है, तो शुरुआती वेग अगर वी नॉट है उसका x कंपोनेंट को क्या लिख दिए, वी एक्स नॉट लिख दिए। और अगर त्वरण ए है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका x कंपोनेंट क्या हो गया, ax हो गया। तो यह दूसरा इक्वेशन है, इसको भी अच्छा से आपको देख लेना है। और तीसरा इक्वेशन आप लोग का है कि वी स्क्वायर बराबर टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसका भी काफ़ी यूज किए होंगे, प्रॉब्लम बनाए होंगे। अब इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर बराबर वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। देख लीजिए, यह आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो यह वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के जगह पे क्या यूज करना है, तो वी एक्स स्क्वायर बराबर वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस टू ए एक्स और इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। सारा सिंबल का मतलब आपको अच्छा से पता है, वी एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी नॉट नहीं लगा हुआ है, मतलब अंतिम वेग का एक्स कंपोनेंट उसका होल स्क्वायर। और वी एक्स नॉट मतलब आपको पता है शुरुआती वेग वी नॉट के एक्स घटक का होल स्क्वायर, टू इंटू एक्स मतलब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट लेना है, और एक्स क्या है, फाइनल पोजीशन है, माइनस एक्स नॉट क्या है आपका इनिशियल पोजीशन है, अंतिम स्थिति, और यह शुरुआत। तो ये तीनों फार्मूला का यूज अगर आप लोग सीख जाइएगा, इस पे मास्टर महारत हासिल कर लीजिएगा, देखिएगा ऐसी वर्मा एक एक प्रॉब्लम आसानी से बनते जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। अगर इसका आदत आपने डाल लिया है, अभी भी यूज कीजिएगा, तो कुछ प्रॉब्लम बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। हमेशा कंफ्यूज रहिएगा कि अब एक्सेलरेशन है, कभी इसको पॉजिटिव लेना है, कभी निगेटिव लेना है। और मोशन इन वन डायमेंशन एक बीमा में तो चलो किसी तरह से प्लस माइनस कर लीजिएगा। जब प्रोजेक्टाइल पढ़िएगा, कोई पत्थर को भीगेंगे, टू डायमेंशन में मोशन होगा, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पे। जबकि इस पे क्या हो जाएगा, तो एक्स कंपोनेंट के लिए यह हो गया एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। उसी तरह से वी एक्स बराबर वी एक्स नॉट प्लस एक्स टी, और वी एक्स स्क्वायर बराबर वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। और वही जब टू डायमेंशन में अगर मोशन है, मान लो कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी चल रहा है, कुछ वाई, जैसे पत्थर भीगते हैं तो क्या हो रहा है, कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है, कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। तो सेम इसी तरह से या एक्स कंपोनेंट के लिए एक्स बराबर एक्स नॉट कर रहे हैं, वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर वाई नॉट प्लस वी वाई नॉट टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई। तो यह एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग पोजीशन
बता रहा है, जैसे ही y लिखेंगे क्या बता देगा उसका y एक्सिस के लॉन्ग अंतिम पोजीशन, यहाँ y नॉट करेंगे मतलब क्या y एक्सिस के लॉन्ग शुरुआती पोजीशन, यहाँ भी y नॉट करेंगे मतलब क्या होगा शुरुआती वेलोसिटी का y कंपोनेंट, यहाँ पे ए वाई कर देंगे मतलब एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो कंपोनेंट हम कहे थे कि हमारा काम एकदम आसान कर देगा, और आने वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा भी कि कैसा भी क्वेश्चन हो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, या आपका ब्रह्मास्त्र, इसी तीनों इक्वेशन के सहारे हम लोग पूरा एससी वर्मा सॉल्व करेंगे। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा आप लोग का, यहीं तक रहने देते हैं। अगला क्लास से आप लोग का हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे, और प्रॉब्लम से ही हम आपका कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और थोड़ा सा जागरूक हो जाइए आप लोग, खास के 11 वाले जितना भी है आप लोग का ग्रुप, सब लोग मिलके पढ़िए, पढ़ने का माहौल क्रिएट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।